जिस प्रकार से हमारी सरकार लोगों की सेवा कर रही है, हमको पूरा उम्मीद है कि आशीर्वाद हम ही को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के धरोहर को सहेजने का काम, संवारने का काम, इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था और हम पूरे दिलो जान के साथ, पूरे तन्मयता के साथ हम ग्राउंड से लेकर के और क्षितिज तक इसको पहुंचाने का काम किए हैं। यहाँ के लोग जो कलाकार हैं, यहाँ के कर्मा, ददरिया, यहाँ के डोमकेच, यहाँ के जो हमारी लोक कला है उसको हमने महत्व दिया और लोक कलाकारों को हमने चिन्हारी के माध्यम से उनको रजिस्टर्ड करना शुरू किया। जो आदिवासी कला है, यहाँ आदिवासी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसको स्थापित करने के लिए हम आदिवासी समाज के जो घुटुल है, उनकी जो परंपरागत व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कराया है, जिसमें देश के सभी राज्य जी पार्टिसिपेट किए, उसमें भाग लिए। वहाँ के कलाकार दल, वहाँ के प्रतिनिधि मंडल और देश के बाहर लगभग 9 विदेशी दल और कलाकारों का टीम उसमें सम्मिलित होकर के जो आकर्षण बनाया, जो पूरे देश और विदेशों में जो एक संस्कृति को लेकर के, छत्तीसगढ़ को लेकर के जो कौतूहल का वातावरण बना, उससे मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को एक ऊंचाई मिली है। तो अगर आप बोले कि झूठों का पुलिंदा है, तो अगर यहाँ के जो छत्तीसगढ़ राज्य है, धान का कटोरा है, यहाँ 80-85% से ज़्यादा लोग खेती किसानी का काम करते हैं। अगर उनका हमने कर्ज माफ़ी करने का काम किया, जी जी, अगर उनका धान का दाम हम 2500 रुपया देने का काम किया, केंद्र ने आपत्ति किया तो हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले आए। अब आप 2500 रुपया से बढ़ा करके पूरे आज 2640 रुपया दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2040 रुपया मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपया मिलता है। पीडीएस सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम बहुत उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट इसलिए बोल रहा हूं कि जब कोविड पीरियड में दिल्ली जैसे बड़े राज्यों के पास जी लोगों के पास पॉकेट में पैसा था, लेकिन उनके पास खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, और हमारे पास इस जो क्रूशियल पीरियड में भी, कोविड पीरियड में भी, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे बंदी हो, हमारे यहाँ का वितरण व्यवस्था इतना था, इतना अच्छा रहा कि घर में बैठे हुए लोगों ने खूब मज़े से कोविड पीरियड को भी काटा है। उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, उनके लिए दवाई की व्यवस्था उचित की गई। मैं चाहता हूं कि आप ये ज़रूर बताएं, फिर पीडीएस दुकान संचालक अपने से रिकवरी से नाराज़ क्यों हैं? उनसे किस बात की रिकवरी हो रही है और उन पर एफआईआर क्यों? ये भी क्लियर ज़रूर कीजिए। ये परसेप्शन अगर है मात्र तो देखिए, कोविड पीरियड में हमने सभी को राशन दिया। केवल राशन दुकानों में एक मात्रा निश्चित हमने नहीं रखा कि इतना तक ही उनको कोटा दिया जाएगा। उसके पीछे था कि जिसके पास राशन कार्ड था उसको भी हमने राशन दिया, जिसके पास राशन कार्ड नहीं था उसको भी दिया जी, राहगीर को भी दिया, प्रवासी मजदूर को भी दिया। भूखा एक भी आदमी भूखा छत्तीसगढ़ में नहीं मरा। बहुत अच्छी बात, तालियां, आप जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अच्छे से। एक अंतिम छोटी सी बात, पीडीएस वाले या कोई भी जब हड़ताल करते हैं तो दो तरफा मुश्किल है। एक तो सरकार के खिलाफ माहौल बनता है या विभाग के खिलाफ माहौल बनता है, और इसमें विपक्ष को एक भरपूर अवसर मिलता है, आप मानेंगे। और नंबर दूसरी बात ये, एक ये परसेप्शन जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ। इससे आप कैसे डील करेंगे? अब चुनाव के बहुत करीब, क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था पीडीएस वालों को? देखिए, वो क्यों नाराज हैं आपसे? देखिए, पहले जो व्यवस्था थी उसमें जो चावल गया और जो हिसाब
सेल्फ स्टेटमेंट दिया उसको मान लेते थे, लेकिन आज सेंट्रल ने अन्न पोर्टल लाइन बना करके एक एक चीज का पहले उसमें जो दिया है उसका वितरण को अपलोड कराती है, ठीक है। और शेष जो बचा रहता है उसको घटा करके हमको बाकी जगह खाद्यान्न देती है, तो उसी में उनको वितरण करना रहता है। ये कुछ दिन में एक ठीक हो जाएगा, एक आध महीना में, और इसके बाद फिर पहले जैसे स्मूथली चलने लगेगा। चलिए। सत्ता में है तो डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी आपसे ही है। वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम होता है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जनता के मन में भी ये सवाल है, क्योंकि जब हम जनता के बीच तक पहुंचे तो जनता के मन में, कई लोगों के मन में ये सवाल उठे कि आखिर ठीक चुनाव से पहले इतने सारे परिवर्तन की वजह क्या है और आप इसे कैसे देखते हैं? जवाब देने दीजिए। सबसे पहले तो आईबीसी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक आदिवासी अंचल में हम सब की बातों को रखने के लिए आपने यहाँ पर आयोजन किया है। देखो भाई, आज तो वैसे आज मित्रता दिवस है और सभी को बधाई इस मित्रता दिवस के ऊपर। बहुत बढ़िया। और पूरा विश्व परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं, और जो अभी जो परिवर्तन हुआ जिसकी आप जिक्र करते हैं कि हमारे नए अध्यक्ष बनाए गए, नए आपके उसमें परिवर्तन हुआ, तो ये हमारे चुनाव का एक हिस्सा है। चुनाव की हमारी जो रणनीति है ये भी हिस्से है। भारतीय जनता पार्टी में भी क्या परिवर्तन नहीं हुए हैं क्या? नए उनके अध्यक्ष बदल दिए गए, आदिवासी अध्यक्ष बदल दिए गए, उनके सीएपी लीडर बीच में बदल दिए गए, ये भी बदलते रहते हैं। तो ये चुनाव के दृष्टिकोण से, चुनाव की जो रणनीति है उसके अनुसार से जहाँ जिसकी योग्यता होती है वहाँ पे रखते हैं उसको। यहाँ आरोप ये लगा रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल वैसे ही ये रणनीति है जैसे कि 2018 में कांग्रेस ने अपनाई थी, लोगों तक पहुंच के घोषणा पत्र बनाया गया था। कुछ उसी तरह का अंदाज नजर आ रहा है, लगता है कि नकल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, घोषणा पत्र बना और महाराज साहब उसके अध्यक्ष बने और उन्हें घोषणा पत्र पूरे सब लोगों से पूछ कर उन्हें बनाया और उसी घोषणा पत्र पर भरोसा किया। और आज भी जब भूपेश है तो भरोसा है, ये अभी इस ताने पर चल रहे हैं। और जहाँ तक भी प्रज्ञा जी बोल रहे थे कि आप शिक्षा मंत्री थे, क्या किए? अरे इसी सत्र में मैंने 6 हाई स्कूल खुलवाया अपने क्षेत्र में, और 10 हायर सेकेंडरी, और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी जो कदम उठाए गए हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम के जो आज सर्वत्र उसकी तारीफ हो रही है, पूरे देश में पूरी तारीफ हो रही है। तो हमारी जो योजना है उसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। एक जमाना था जब गुजरात के मॉडल पर बात होती थी, गुजरात मॉडल में, आज जो गौठान की बात कर रहे हैं कि गौठान में इतना गौठान में जो काम हो रहा है वहाँ पर हमारे बहनें काम कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। और 1 तारीख को, प्रज्ञा जी याद रखें, 1 तारीख को हमारे खड़गामा के गौठान में गुजरात के, मोदी के, आपके प्रदेश के लोग यहाँ पर आए, वहाँ देखें कि किस प्रकार से काम हो रहा है। तो भूपेश के जो काम किया है उस पर पूरा जनता भरोसा करती है, चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे वनोपज खरीदी का मामला हो, चाहे स्कूल के जो मामले हो, तमाम चीज़ों वो देख रही है। और ये नारा लग रहा है पूरे प्रदेश में कि जब भूपेश है तो भरोसा है। टेकाम जी, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है, बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब चाहूंगी। जब क्षेत्रीय दल सामने आते हैं तो क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आते हैं। राष्ट्रीय दल के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल उन क्षेत्र के मुद्दों को लेकर आती है। लगता है कि जो क्षेत्रीय दल जो है वो किसी भी तरह से चुनौती है? देखिए, क्षेत्रीय दल जितने बने हैं सब वोट कटवाए हैं, और यहाँ पर किसी भी बड़े बड़े क्षेत्रीय दल बने, यहाँ पर कहीं कोई पनप नहीं पाए। यहाँ कल 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा। क्षेत्रीय दल का कोई यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, और क्षेत्रीय दल यहाँ कोई किसी को मान्यता ये चुनाव आते नहीं है। चलिए, दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन, कई बनेगा, कई बने हैं, कई क्षेत्रीय दल बने यहाँ पर, सबने उसका देखा है कि क्षेत्रीय दल कितना उसमें पनप पाया। छत्तीसगढ़ में तो कम क्षेत्रीय दल का कोई अस्तित्व नहीं है। जानते हैं, हम सुनते आए हैं, बीजेपी के आप बड़े नेताओं में से शामिल रहे हैं, आप राज्यसभा सदस्य थे, उसके पहले आप रमन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इतना प्रभावशाली होने के बाद ये कैसे हुआ कि पिछली बार पूरा काफिला आपने लुटने दिया, एक भी सीट आप यहां से नहीं निकाल पाए?
आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं, इसके पहले सभी सुधीजनों को, सभी उपस्थित यहाँ राजनीतिक दल से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, और आपने ये साहस करके दिखाया आईवीसी परिवार ने कि कैसे विभिन्न विचारधारा के होने के बावजूद सबको एक मंच पे लाया जा सकता है, ये तो काबिल तारीफ बात है। तो आपने ये सब किया, इसके लिए आईवीसी परिवार को, आपको, पुनीत जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये बात जरूर आपने जो प्रश्न किया है, और ये प्रश्न पूरे जनमानस में जरूर ही उठते रहा है कि 14 के 14 सीट में क्या ऐसा कारण था कि जो भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिली। तो परिवर्तन का दौर था, एक बार जनता जो ठगा चुकी है, ये ठगे सरकार के चक्कर में आकर के, और मैं समझता हूँ आने वाला समय में यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, और भारतीय जनता पार्टी 14 के 14 सीट जो है जीत के आने वाली है। तो ये जो आपने कहा कि उन्होंने ठगा, तो आपकी सरकार 15 साल थी, अब इन पिछले 5 या 4.5 सालों में आपने जनता को ऐसा क्या समझाया है कि आपको लगता है कि आपकी 14 की 14 सीटें आ जाएंगी? देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में, वो इस तरह से अंतर कलह में फंसी हुई है, इतना अंतर विरोध है कि उसके चलते तमाम सारे जनप्रतिनिधि की स्थिति खराब हो रही है। वहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो लोगों का जनसेवा नहीं किए, सिर्फ अपनी सेवा में लगे रहे। बिल्कुल अच्छी बात है, ये सब किया, लेकिन क्या होता है जब चुनाव में जब हम आपस में चर्चा करते हैं, बात करते हैं, कोई हमारे से पूछता है कि भाई क्या हवा क्या चल रही है, तो बोले भैया इस समय तो जरा भूपेश काका की हवा चल रही है, ऐसी एक हवा बनी हुई है। उस हवा को पंचर करने के लिए लग नहीं रहा कि बीजेपी कोई उस तरीके से काम कर रही है, ना कोई चेहरा है अभी, ना कोई प्रोग्राम है, कुछ इस तरीके का दिख नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, जरा संक्षिप्त में बताइएगा। हवा नहीं, इस बार तूफान आने वाली है, तूफान। और जब तूफान आता है ना, तो बड़े बड़े दरख्त भी पार हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसी लोकसभा में उनके क्षेत्र में उनको हरा के दिखाया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। अगर ऐसी था तो हम पूरे प्रदेश में 11 में से 9 सीट जीते। अरे वो तो सब 11 के 11 जीतने वाले थे, लेकिन कुछ हमारी कमी रही जिसके चलते हम 2 सीट नहीं जीत पाए, वरना 11 के 11 आने वाला समय में इतिहास दोहराएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, और उस नेतृत्व के निर्णय को हम सभी मिलकर के मानते हैं, पालन करते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं। और इस समय मैं सरगुजा की जमी पे हूँ, और मेरे साथ हैं सरगुजा के सबसे बड़े नेता टी.एस. सिंहदेव, जो कि इस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो कभी भी बन सकते थे, जब चुनाव जीते तब भी बन सकते थे। आपने 4 महीने पहले ये स्वीकृत करना क्यों समझा, कि आपको क्यों लगा कि ये जरूरी है कि अब आपको उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इसमें कई बातें हैं जो अभी भी दरवाजों के पीछे हैं, तो उसकी मर्यादा को मैं मेंटेन कर रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है, और ख़ास करके सिंधियन के साथ बात हो रही है, तो खुल
खुल के ही बोल देता, लेकिन शायद अभी वो समय नहीं आया है। 18 का चुनाव आया तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में दौरा करने का मौका मिला, घोषणा पत्र बनाने का मौका मिला। चुनाव प्रचार में मैं यही कहता था कि विधायक के रूप में आपने काम कराया, नेता प्रतिपक्ष बनने का आप लोगों ने मौका दिया, अब विपक्ष में रहने का मन नहीं है, सत्ता आएगी, मंत्री के रूप में काम करना चाहूँगा, आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, मदद करिएगा। और उस समय से ही जैसा होता है कि अब बुढ़ारा है, ये पक रहा है, मैच्योर हो रहा है, पहले विधायक था, नेता प्रतिपक्ष बना, आगे भी जा सकता है, तो मुख्यमंत्री की बात क्षेत्र में चल जाती है। आपस में हम लोग बात किया करते थे, भूपेश भाई, चरणदास महंत जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो हाईकमांड तय करता है। हम लोग को उसके चलते आपस में कोई भी तालमेल की कमी नहीं आने देनी। चुनाव हुआ, एक ऐसा बहुमत मिला जिसकी मुझे तो कल्पना नहीं थी, 68 आउट ऑफ 90, मैं नहीं सोचता था 52 प्लस शायद 60 तक चले जाएं, लेकिन 68। 11 दिसंबर को चुनाव रिजल्ट घोषित हुए, 14 को हम लोग को दिल्ली बुलाया गया और 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया, तलब हुआ, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, मैं था उस समय, हाँ मैं पता है मुझे, मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ, तो ये 4 हम लोग को दिल्ली बुलाया गया। तो ये समझ में आया कि मुख्यमंत्री के उसमें लगता है कि ये 4 लोगों में से बात आएगी। मैंने लॉबिंग कभी नहीं की थी मुख्यमंत्री के लिए। जैसे ही 16 तारीख को रिजल्ट आया, कुछ टीवी चैनल्स में ये आने लगा कि 2.5 साल का बात है। न मैंने कभी कहा, न भूपेश भाई ने कभी कहा, न हाईकमांड ने या किसी सीनियर कांग्रेस पर्सन ने कहा, लेकिन मीडिया में जो ये बात आई वो चलती रही। हम लोग के बीच में भी कभी कभी ऐसा लगता है, पब्लिक को लगता है कि थोड़ा जय बीरू में दुराव आ गया है, कहीं टेंशन आ गए हैं, पंचायत विभाग भी आपने छोड़ दिया, क्या बात है, जम नहीं रहा। 28 तारीख को जो भी घटनाक्रम हुआ वो इस दिशा में बात को ले गया कि उप मुख्यमंत्री की घोषणा उस दिन हुई। कि 2.5 साल वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात, अब हमें ये लगता है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2.5 साल बीत जाने के बाद, आपकी थोड़ी बहुत नाराजगी बाहर आती रही। किस तरह से आती रही? आपने कई बार ये कहा कि भाई दूसरी पार्टी वाले मेरे से बात कर रहे हैं। अभी एक आखिरी जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें भी आपने कहा कि भाई कई लोग मेरे से बात कर रहे हैं, बीजेपी आप पे डोरे डाल रही है। फिर आपने कई बार ये भी कहा कि अब मेरा चुनाव लड़ने का बहुत ज़्यादा विचार नहीं है। जो नेता 14 की 14 सीटें जिता के लाए वो ये बोले कि विचार नहीं है, जो ये बोले कि दूसरी पार्टी के नेताओं मेरे से पीछे पड़े हुए हैं। तो लगता है हाईकमान को ये लगा कि भले ही आप बता नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर आपकी नाराजगी है और आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस दूसरी बार सत्ता पा सकती है। मैं नाराज कभी नहीं था, मेरा स्वभाव नहीं है नाराज होने का, बहुत कम नाराज होता हूँ, कभी कभी होता हूँ जी। मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, नाराज बहुत कम होता हूँ। मेरे ऊपर दबाव था, मेरे कैरियर का दबाव था, मेरे साथियों का दबाव था, क्षेत्र का दबाव था, मेरे मतदाताओं का दबाव था कि भाई ये अनिर्णित स्थिति नहीं रहनी चाहिए। और उसके चलते जो वातावरण एक बनता है उसमें आप फ्रीली काम नहीं कर सकते हो, डिलीवर उतना नहीं कर सकते हो। तो जब आप खुद देख रहे हो, मैं सिलेक्शन टीम का मेंबर भी रहा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीम सिलेक्ट करने का भी मौका पार्टी ने मुझे दिया, हाईकमांड ने मुझे दिया। विधायकों को टिकट किसको देना उसमें मेरी भी एक जिम्मेदारी की भूमिका रही। तो उस स्थिति से जब अपनी खुद की स्थिति आदमी इस परिस्थिति में पाता है कि मुझे अफसोस और शर्म लगती थी कि अगर दूसरे पार्टी के लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। मैं अपने आप को विचारों से काफी कमिटेड मानता हूं, बहुत लचीला मैं नहीं हूं। लेकिन पार्टी को लगा कि कहीं दूसरा सिंधिया ना हो जाए छत्तीसगढ़ में, जो मध्य प्रदेश में हुआ। होता नहीं कभी भी, वो जानते हैं, मेरे को भी जानते हैं। मैं कभी वो काम नहीं करता जो कुछ और साथियों ने किया। जी, मैं राजनीति से अपने तो को अभी विड्रॉ कर सकता गिले था। शिकवे जितने भी थे पार्टी के साथ, मैं मानूं कि दूर हो चुके हैं। अभी ऐसा कुछ है? जब तक काम करने का मौका अच्छा मिलता रहेगा, अच्छा वातावरण मिलता रहेगा, तब तक वैसी कोई बात नहीं रहेगी। कि चुनाव में केवल 3 महीने बचे हैं ज्यादा से ज्यादा, आपकी इस तरह की भूमिका हमें दिख नहीं रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उतना विश्वास या इस बार भूमिका वो नहीं है आपकी?
नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदमी नंबर 2 रहता है। पीसीसी प्रेसिडेंट नंबर 2 अभी भी आप भी हैं। अब पीसीसी प्रेसिडेंट हैं और सीएम हैं, फिर मैं हूं, तो मैं वो काम नहीं कर सकता जो मेरा अब दायरा नहीं है। इसलिए आपने देखा कि मैं अपने आप को पीछे रखता था, क्योंकि वो मेरा सीधा दायित्व नहीं है।